हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से फार्मा फैक्ट विद एम के अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 जो कि आरआरबी फार्मासिस्ट मॉडल पेपर जो कि 2019 में आरआरबी का जो पेपर हुआ था फार्मासिस्ट का, उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। यह जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। स्टूडेंट ज़्यादा जानकारी के लिए और ज़्यादा वीडियोस के लिए आरआरबी फार्मासिस्ट की तैयारी के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको फ्री में कंटेंट मिलेगा सारा का सारा। तो स्टूडेंट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि हम पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 31। क्वेश्चन नंबर क्या है? एस्ट्रोसाइट आर द प्रेजेंट इन। एस्ट्रोसाइट कहाँ मौजूद होते हैं आपको बताना है। आपके आंसर्स आपके सामने अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। ब्लड के अंदर सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर एंड टू द म्यूटामियम एंड इनविटस। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो है हमारा ब्लड प्लेसेंटा बैरियर एंड ग्रेवियल बैरियर। सी ऑप्शन हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन बैरियर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ पर बताया गया है ऑप्शंस को, तो राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए, राइट आंसर इसका क्या है स्टूडेंट? ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर जो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है? एस्ट्रोसाइट हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर। अब बात की जाए कि सर जो एस्ट्रोसाइट होते हैं वो किस शेप के होते हैं, वो स्टूडेंट आप याद रखिएगा, स्टार शेप्ड की गैलियल सेल होती है। कौन सी सेल होती है? स्टार शेप्ड की गैलियल सेल। ठीक है, इन दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो कनेक्ट करते हैं वहां पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू मेंटेन इन द ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि क्या रोल प्ले करते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या आया था 2019 में? देख सकते हैं, हु इंट्रोड्यूस द म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी का सिद्धांत था वो किसने दिया था या किसने प्रतिपादन किया था? ठीक है, आपके आंसर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। कैलिमो गोल्गी, एडवर्ड जेनर, बॉन बैरियर एंड ह्यूगो डी ब्रिस, है ना। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, तो राइट आंसर्स कमेंट कर दीजिए। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं क्या है स्टूडेंट हमारा? ह्यूगो डी वेरियस। ह्यूगो डी ब्रिस जो कि थे हमारे कौन थे? म्यूटेशन थ्योरी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। ठीक है, इट इज वेरियस इंट्रोड्यूस द म्यूटेशन थ्योरी विच सजेस्ट्स द न्यू स्पीसीज अराइज फ्रॉम द सडन एंड सिग्निफिकेंट जेनेटिक चेंज। मतलब नई प्रजातियां किस तरीके से पैदा होती हैं और उनमें किस तरीके से चेंजेस होते हैं म्यूटेशन के अलावा जेनेटिक चेंजेस होने की वजह से। तो स्टूडेंट वो थ्योरी जो दी थी वो हमारी दी थी ह्यूगो डी ब्रिस ने। ठीक है, राइट आंसर क्या है हमारा? डी। समझ में आ गया होगा, डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द आईआर रेडिएशन बाय द मॉलिक्यूल कॉज द चेंजेस इन। बताइए, अणुओं द्वारा आईआर विकिरण के अवशोषण में परिवर्तन होता है। क्या होता है उसका आपको आंसर्स बताना है। वाइब्रेशन, जब कोई आईआर रेडिएशन क्या करती है स्टूडेंट? कोई भी रेस को एब्जॉर्ब करती है, तो मॉलिक्यूल्स में किस तरीके का परिवर्तन होता है आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, स्पाइनल रिवर्सल ऑफ न्यूक्लियस, वाटर रिमूवल, रोटेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। बताइए स्टूडेंट, ये है एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से क्वेश्चन आया था आपका। कंपनता पैदा होती है जब कोई मॉलिक्यूल्स आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो कंपन करता है। नाभिक जल निष्कासन का निष्पंदन करता है, ध्रुवीय ऊर्जा पैदा करता है या इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा पैदा करता है। ये आपको सबको पता होगा स्टूडेंट। कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर कोई भी आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या करता है? वाइब्रेशन करता है। ठीक है, चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इसका स्टूडेंट वाइब्रेशन। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कंपनता। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बताया गया है कि एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन। बताइए, एस्पिरिन का उपयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए किसके अंदर? फीवर के अंदर, अस्थमा, हेडेक या ट्रैकिकार्डिया के अंदर। तो बताइए, तो आपके सामने अवेलेबल हैं 4 आंसर, तो करेक्ट आंसर कन्वर्ट कर दीजिए, बता दीजिए स्टूडेंट। जो एस्पिरिन होती है वो अस्थमा के अंदर एक हमें क्या होता है, सावधानी पूर्वक तरीके से हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। बिकॉज with caution to be the individual of the asthma, it can potentially trigger the asthma attack। क्या कर सकती है ये? अस्थमा के अटैक को क्या कर सकती है? इंक्रीज कर सकती है।
इसी की वजह से क्या होता है कि एस्पिरिन को अस्थमा में बहुत कम दिया जाता है। अगर देने की कंडीशन होती है तो प्रॉपर पैरामीटर्स को फॉलो किया जाता है, किस तरीके का उसका पूरा क्या करता है, एग्जामिनेशन किया जाता है। जब हमको लगता है कि एस्पिरिन देना चाहिए तभी हम एस्पिरिन को देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, बताइए विकिरण को, अवशोषण को किसके द्वारा नापा जाता है, बताइए। विकिरण जो होती है, विकिरण मतलब रेडिएशन, जो रेडिएशन होती है उनके एब्जॉर्प्शन को किसके द्वारा हम नापते हैं, आपको बताना है। फ्लेम फोटोमेट्री के द्वारा, वोलेंटामेट्री के द्वारा, स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा, पोलैरोमेट्री के द्वारा, बताइए। राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा। स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा हम किसी भी तरह की रेडिएशन को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है स्टूडेंट, आप देख सकते हो आपके सामने अवेलेबल है। लिक्विड ओरल सस्पेंशन या प्रिपरेशन ऑफ विच वन और टू लार्ज डोसेज ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन इन सिंगल डोज कंटेनर इज ऑल्सो कॉल्ड, बताइए। तरल मौखिक तैयारी जिसमें लगभग 50 मिलीलीटर की एक या दो बड़ी खुराक एक खुराक कंटेनर में दी जाती है कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है, लिंक्टस कहलाते हैं, टिंचर, ड्रॉप या बूंदे, बताइए क्या बोलते हैं उनको। अगर ऐसे समझ लीजिए कोई एक लिक्विड की प्रिपरेशन है जिसमें एक डोज या एक से ज़्यादा दो बड़ी डोज है ना, एक डोज या एक से ज़्यादा दो बड़ी डोज 50 ml के कंटेनर में, सिंगल डोज कंटेनर में अवेलेबल हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिंचर बोलेंगे, टिंचर बोलेंगे, ड्रॉच बोलेंगे, ड्रॉप बोलेंगे, बताइए। राइट आंसर आपको पता होगा, फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन है। चलिए कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर है स्टूडेंट ड्रॉच। ड्रॉप जो होता है वो क्या होता है, तरल मौखिक तैयार प्रिपरेशन होता है जहां एक खुराक कंटेनर में एक या दो बड़ी खुराक लगभग 50 मिलीलीटर दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बताया गया है स्टूडेंट, आपके सामने अवेलेबल है। अपरेंट बल्क डेंसिटी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, जो अपरेंट बल्क डेंसिटी होती है उसको हम किस पैरामीटर में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, आपको बताना है। आपके आंसर्स अवेलेबल है मिलीग्राम पर ग्राम, ग्राम पर एमएल, परसेंटेज या सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं, बताइए किस में एक्सप्रेस करते हैं, आपको बताना है। ये फार्मास्यूटिक्स से बल्क डेंसिटी से यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है ग्राम पर एमएल, ठीक है। ग्राम पर एमएल ये को होता है हमारा बल्क अप्रेंटिस डेंसिटी होती है, जो कि हम इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बताया गया है स्टूडेंट, आपके सामने अवेलेबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, याद रखिएगा, इज नॉट रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव कंपाउंड। इन चारों में से ऐसा कौन सा रेडिएशन है जो कि रेडियो एक्टिव कंपाउंड से क्या होता है, रेडिएट नहीं होता है, आपको बताना है। बताइए बीटा, एप्सोलिन, गामा एंड अल्फा, बताइए। ये मुझे लगता है बहुत कॉमन यहाँ क्वेश्चन अवेलेबल है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ऐसा कौन से रेडिएशन जो ऑब्टेन नहीं होती, बताइए। इसका आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, एप्सोलिन, है ना। एप्सिलॉन जो होता है हमारा रेडिएशन नहीं होता, इस टाइप ऑफ रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव कंपाउंड, द कंपाउंड टाइप ऑफ द रेडिएशन आर अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर तीन रेडिएशन की बात की जाए, अल्फा, बीटा एंड क्या होता है, गामा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, ये तीन मेजर रेडिएशन होते हैं जो कि हमारे किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। 39 में आपको बताना है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज ए, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चेचक का टीका है। चेचक का टीका जो होता है वो क्या होता है, आपको बताना है। टॉक्सॉइड होता है, बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, एंटी सीरम होती है, वायरल वैक्सीन होती है। मुझे लगता है आपको ये आंसर पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या होता है स्टूडेंट। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है ना स्टूडेंट, वो वायरल वैक्सीन होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वायरल वैक्सीन, ठीक है। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज अ वायरल वैक्सीन स्पेशली डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा जो कि क्या होता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या होती है, वायरल वैक्सीन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बताया गया है, व्हाट कंपाउंड इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा, अश्वगंधा के अंदर किस तरीके का कंपाउंड प्रेजेंट होता है, आपको बताना है। आपके आंसर्स अवेलेबल हैं। स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, स्टेरॉयडल लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है, टर्पेनोइड ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, टर्पेनोइड एल्कोलाइड प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट आपके आंसर्स कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या है, स्टेरॉयडल लैक्टोन रिंग
जो कि होता है अश्वगंधा के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विच आर कॉमनली रिफर्स टू द वेनेलोसाइट। कौन से होते हैं, वेनेलोसाइट, ठीक है। में आ गया स्टूडेंट, जो अश्वगंधा होता है उसके अंदर वेनेलोसाइट, लेक्टोन रिंग, स्पाइरल लेक्टोन रिंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 के लिए क्या है, एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट इज कॉमनली नोन एज। बताइए एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। बताइए टार्टर इमेटिक के नाम से जाना जाता है, एप्सॉन सॉल्ट के नाम से, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन और ओसेट सॉल्ट के नाम से। मुझे लगता है आपको आंसर दिख गया है, टार्टरेट इमेटिक के नाम से इसको जाना जाता है। याद कर लीजिएगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बताया स्टूडेंट, कॉमनली यूज्ड स्पाइस क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो स्टूडेंट स्पाइसेस होते हैं हमारे, जिसके अंदर एक क्या आता है, क्लोव। क्लोव आपको हिंदी में पता होगा लौंग बोलते हैं, है ना, इसमें लिखा हुआ है लौंग होती है। वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, बताना है आपको, राइजोम से, रूट से, लीफ से या फ्लावर बड से। मुझे लगता है आपने देखा होगा क्लोव का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको पता है। इस तरीके का क्लोव होता है, यहाँ पर क्या होता है इसके, इस तरीके का होता है, ठीक है। स्टूडेंट यह जो होता है, जो क्लोव होती है वो हमारे क्या होते हैं, फ्लावर बड से प्रेजेंट होती है ना, फ्लावर बड से। तो ठीक है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या है, फ्लावर बड। कॉमनली स्पाइस क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड फ्लावर बड ऑफ द क्लोव ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बता रहा है स्टूडेंट, इंडिकेट द प्रॉब्लम्स इन द डोसेज फॉर्म व्हेन द कैम्फर एंड मेंथोल आर एडेड टुगेदर। अगर हम कैम्फर को प्लस मेथिनॉल को आपस में क्या करें, मिलाएं, ऐड करें, तो स्टूडेंट कौन सी प्रॉब्लम्स हमें डोसेज फॉर्म के साथ देखने को मिलेगी। बताइए एफरवेसेंट हो जाएगा, डेलिक्वेसेंट हो जाएगा, हाइड्रोस्कोपिक नेचर हो जाएगा, या यूटेटिक प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपको पता होगा क्या है, यूटेटिक्स। अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए। जब हम कैम्फर और मेथिनॉल को आपस में ऐड करते हैं तब हमें यूटेटिक प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। व्हेन द कैम्फर एंड मेंथोल आर एडेड टू दे फॉर्म द यूटेटिक मिक्सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बताया, एंजाइनो एडेमा इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग दी। बताइए एंजाइनो एडेमा जो होता है वो किसको प्रतिकूल दवा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते क्या है, एंजाइनो एडेमा को प्रभावित करने वाली प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया देती है। आपको बताना है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर यहाँ पर प्रतिक्रिया देती है, लिवर फंक्शन के ऊपर, पैंक्रियास या स्किन के ऊपर। बताइए स्टूडेंट इसका आंसर्स करेक्ट कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर क्या है, स्किन के ऊपर आपको इसके रिएक्शंस देखने को मिल जाते हैं जब एंजाइनो एडेमा की हम कोई भी दवाई को क्या करते हैं, देते हैं, है ना। उसका एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो क्या है, स्किन प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाती हैं। अगर बात की जाए कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकती है अराउंड द आइसिस एंड लिप्स एंड थ्रोट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बताया गया है स्टूडेंट, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि होता है हमारा 1940, है ना, उसके अकॉर्डिंग एंड इसके रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कि शेड्यूल ए, विच एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी यूज टू ग्रांट द लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनानी ड्रग्स। अगर आपको किसी भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड इस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अगर किसी भी सिस्टम को अगर आपको लाइसेंस देना है लाइक आयुर्वेदा एंड यूनानी, तो कौन सा फॉर्म आपको भरवाना पड़ेगा। बताइए 24D भरवाना पड़ेगा, 24B, 24A, 24C। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, अगर आयुर्वेदा यूनानी सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ आपको जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिया जाता है वो 24 फॉर्म डी के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आंसर्स क्या है इसका, ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बताया गया एक्सेस से जब बोन ऑफ, अक्ष की हड्डी को कहते हैं। बताइए स्कल कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला कहते हैं, लेग कहते हैं या फोर आर्म कहते हैं। बताइए आपके आंसर्स आपको अवेलेबल हैं, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला इसको बोला जाता है, एक्सेस बोन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 जो कि है सम ऑफ काइनेटिक्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स टोटल एनर्जी। बताइए किसी वस्तु की गतिज एंड स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल ऊर्जा के बराबर है। बताइए केमिकल ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के बराबर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, मैकेनिकल ऊर्जा, ठीक है। मैकेनिकल ऊर्जा के बराबर होता है अगर किसी भी
एनर्जी का अगर आपको सम करना है, जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप सम करोगे तो मैकेनिकल एनर्जी में यह कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बताया गया इनेमल इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन एनाटॉमी एचपी के अंदर जो इनेमल होता है वो किसका घटक होता है आपको बताना है, हेयर का, टीथ का, स्किन का एंड बोन का। मुझे लगता है बहुत सिंपल है, ये आपको पता होगा, ये होता है हमारा टीथ का। ठीक है, जो इनेमल होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, जो सपोज ऐसे ये हमारे दांत है, इसके ऊपर वाली लेयर जो हमारी व्हाइट कलर की होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोला जाता है। ठीक है, इट इज अ हार्ड एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिकेट एंड फिजिकल डैमेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की अगर आपको एसआई यूनिट पता करनी है तो क्या होती है आपको बताना है। तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है आपको बताना है, हर्ट्ज, मीटर, डेसिबल एंड सेकंड। मुझे लगता है सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मीटर में इसको नापा जाता है। ठीक है, एसआई यूनिट की बात की जाए तो वेवलेंथ जो होती है मीटर में होती है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंज इन कॉल्ड। बताइए, भारी परिवर्तनों के माध्यम से लार्वा का वयस्क में परिवर्तन कहलाता है। बताइए, मेटाफोरोसिस या मीनोपॉज या रिवर्स ऑस्मोसिस या बडिंग, क्या कहलाता है आपको बताना है। आपके आंसर सब लेवल है मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं उसको स्टूडेंट, मेटामॉर्फोसिस। अगर लार्वा से कोई भी अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो स्टूडेंट इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जब प्रोसेस थ्रू द विच लार्वा अंडरगोज द ड्रास्टिक चेंज टू बिकम एज अडल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 के लिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैटिकल प्रोसीजर टू डिटेक्ट द डिफरेंस एक्साइटिंग इन बिटवीन टू और मोर सैंपल। दो या दो से अधिक नमूनों के बीच मौजूद अंतर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय प्रक्रिया को अपनाया जाता है, अर्थमेटिक मीन, चाई स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर या अनोवा। मुझे लगता है आंसर्स पता पड़ गया है आपको, क्या है अनोवा। अनोवा का फुल फॉर्म क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ स्टैटिकल प्रोसीजर टू यूज द डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू और मोर सैंपल। एक और एक से ज़्यादा सैंपल्स में अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो आप अनोवा का यूज़ करोगे। ठीक है, अनोवा आपको पता होगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बताया स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स फॉर द वाटर इज एच रेशियो ओ। अगर वाटर का रेशियो अगर आपको निकालना है, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, तो आपका रेशियो क्या रहेगा आपको बताना है, 1:2, 1:4, 2:1, 4:1। ठीक है, चलिए देख लेते क्या है, 2:1 इन द वाटर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ द हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, मतलब H2O। और जैसे बात करते हैं 2:1 का हमारा यहाँ पे क्या निकलता है, कॉम्बिनेशन निकलता है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, सी। चलिए देख लेते क्वेश्चन नंबर 53 जो कि है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 and rules 1945 the insulin is preparation should be stored at the temperature। आपको बताना है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा इंसुलिन होता है हम कितने टेम्परेचर पर इसको स्टोर करते हैं। चलिए राइट आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमें जरूरत होती है इंसुलिन को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तभी आपने देखा होगा जितने भी इंसुलिन होते हैं वो हमारे कहाँ रखे जाते हैं, फ्रीजर के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, टाइप 3 ऑफ द ड्रग मास्टर फाइल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट। अगर हम टाइप 3 मास्टर फाइल की बात की जाए तो यह जो मास्टर फाइल होती है वो किसके बारे में हमें बताती है, बताइए। ड्रग सब्सटेंस के बारे में, पर्सनल एंड फैसिलिटीज के बारे में, पैकेजिंग मटेरियल, एक्सपीडिएंट के बारे में। बताइए किसके बारे में बताती है स्टूडेंट, यह बताती है हमारी पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। टाइप 3 इज ऑल्सो गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, ड्रग विच आर हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी आर कॉल्ड। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 56 क्वेश्चंस। आपको अगर पसंद आए तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, क्योंकि आरआरबी फार्मासिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता होनी चाहिए, जो कि पिछला पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा।